Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है हेलो दोस्तों, यूके हिस्ट्री में खुश आमदीद। आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम यूके हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की हिस्ट्री देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं यूके हिस्ट्री का। तो यूके हिस्ट्री में देखेंगे यूके की 1000 साल पुरानी तारीख, जो कि मैग्ना कार्टा से जिसका आगाज होता है, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, 100 इयर्स ऑफ वॉर। यस, यूके ने 100 इयर्स ऑफ वॉर लड़ी। किससे लड़ी वो आप जानेंगे इस मौजू में। और फिर उसके बाद वॉर ऑफ रोजेस स्टार्ट हुई, 32 साल वॉर ऑफ रोजेस। ये दिलचस्प जंग ये क्या थी ये जानेंगे। फिर उसके बाद थ्योडोर डायनेस्टी और स्टुअर्ट डायनेस्टी कायम हुई। उसके बाद यूके में सिविल वॉर लगी और फिर यूके की तारीख का सबसे हैरत अंगेज वाकया हुआ। वो वाकया क्या था वो आप जानेंगे। और उसके बाद फिर रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की और एंड पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि यूके की हिस्ट्री में माइलस्टोन की हैसियत रखता है। तो ये सब कुछ हम आज के मौजू में आप जानेंगे। तो आइए आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूके का। तो हिस्ट्री ऑफ यूके, जिसका बुनियादी तौर पर अगर हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ यूके में जो माइलस्टोन है वो सबसे अहम तरीन जिससे मॉडर्न यूके हिस्ट्री का आगाज होता है वो है किंग जॉन का टाइम। किंग जॉन के टाइम में क्या हुआ, 1215 में किंग जॉन ने एक एक्ट साइन किया जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये बरतानवी हिस्ट्री और बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में माइलस्टोन की हैसियत रखता है। इससे हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम अवाम को ये राइट्स दिए गए कि अवाम पे बादशाह जो भी टैक्स इंपोज करेगा वो बैरन्स की मर्जी के बगैर इंपोज नहीं कर सकेगा। जरूरी है कि वो बैरन से कंसल्ट करे और आफ्टर कंसल्टेशन बादशाह जो अवाम पर न्यू टैक्सेस इंपोज कर सकता है। तो आप ये समझ लें कि मैग्ना कार्टा को इस हद तक अहमियत हासिल है कि कहा जाता है कि मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यूके की वो मैग्ना कार्टा से ही ली जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अवाम को राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बस ऐसे ही ये छोटा मोटा चार्टर था, कोई इसमें बड़ी तब्दीलियां नहीं आई, लेकिन यूके में हिस्टोरियन ने इसे ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया व्हाटसोएवर। लेकिन फिर भी ये बहुत अहम बात थी और इसमें बैरन्स ने एक काउंसिल एस्टेब्लिश की। उस काउंसिल का मकसद ये था कि बादशाह ने जब भी कोई नया टैक्स इंपोज करना है तो वो इस काउंसिल के साथ कंसल्ट करके इंपोज करेगा। और फिर उसके बाद तकरीबन 50 साल बाद एक नया माइलस्टोन यूके हिस्ट्री में हुआ और वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। यूके की हिस्ट्री में फर्स्ट पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुई। 1265 में यूके में पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुई और ये पार्लियामेंट जो कि असल में कॉम्बिनेशन था, यहां पर आम लोग नहीं, आम अवाम नहीं, बल्कि इसके मेंबर्स बैरन्स थे, फ्यूडल्स थे, एलीट क्लास थी, बड़े बड़े इनके जो फ्यूडल्स ताकतवर हजरात वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा थे। लेकिन फिर भी पावर जो है, पावर का मरकज बादशाह था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक नया सेंटर ऑफ पावर इससे वजूद में आया और बादशाह के डिस्क्रिप्शन पे था कि वो जब चाहे पार्लियामेंट का इजलास तलब कर सकता है। और बादशाह का एक इख्तियार जो कि मैग्ना कार्टा के जरिए उससे छीन गया था कि किंग कैन नॉट इम्पोज न्यू टैक्सेस विदाउट कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो बादशाह के लिए जरूरी था कि वो पार्लियामेंट से कंसल्टेशन करे। लेकिन बादशाह अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, फुल ताकत में था। लेकिन इस दौरान आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री में एक नया मोड़ आता है जिसने तकरीबन तमाम ना सिर्फ यूके की हिस्ट्री को बल्कि तमाम यूरोप की तारीख को हिला के रख दिया। यस, ये था 100 ईयर वॉर। यस, ये बरतानिया
और फ्रांस के दरमियान में लड़ी जाने वाली जंग थी। मजहब की बेसिस पे लड़ी जाने वाली सबसे खूनख्वार जंग ये थी, जो कि 100 साल तक रही है। और ये जंग बरतानिया और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई, और इससे भी हिस्टोरियन ने 3 फेजेस में इस 100 ईयर वॉर को जो तकसीम किया है। बेसिकली तो ये जंग जो है, ये इसका आगाज हुआ था 1337 और एख्तिताम हुआ 1453 में। तो ये 116 साला जंग थी, इतनी बड़ी जंग। और ये जंग भी जो हिस्टोरियन ने इनको जो तकसीम किया है, 3 इराज में तकसीम किया है। पहला हीरा दी एडवर्डियन वॉर, दी एडवर्डियन वॉर जो है एडवर्ड के दौर में जो लड़ी गई, उसमें ये 1337 से लेकर 1360 तक का ये दौर है कि इसमें जंग जारी रही। फिर दूसरा कैरोलाइन वॉर, दी कैरोलाइन वॉर, जो कि 1369 में जिसका आगाज हुआ और 1389 तक ये जंग जारी रही, यानी 20 साल तक लगातार ये जंग जारी रही। और उसके बाद लास्ट दौर जो था द लैंकास्टेरियन वॉर, ये 1415 से स्टार्ट हुई और 1453 तक ये जारी रही। मुसलसल 40 साल तक ये जंग जारी रही है। तो ये यूरोप की तारीख का खूनख्वार इवेंट है, बरतानिया की तारीख का खूनख्वार इवेंट है, जो कि आमतौर पर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये बात पढ़ाई नहीं जाती। और फिर उसके बाद ये इस जंग ने क्या क्या असरात मुरतब किए हैं, मतलब इकोनॉमी यूरोप की तबाह बर्बाद करके रख दी है, दोनों ममालिक की इकोनॉमी तबाह हो गई है, और भी मुख्तलिफ ममालिक इस वॉर में शामिल हो गए। तो उसकी वजह से अवाम की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। और ऐसे में जैसे ही ये 100 ईयर्स वॉर इख्तिताम पजीर होती है, तो एक नई वॉर का आगाज बरतानिया में होता है। वो वॉर क्या है? वो वॉर द वॉर ऑफ रोजेस कहलाती है। ये क्यों हुई वॉर और इसका नाम द वॉर ऑफ रोजेस क्यों है, ये हम जानते हैं। पहले तो ये क्यों हुई? 100 ईयर वॉर के नतीजे में रियासत, यूके की रियासत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। इसके पास अपनी रियासत को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं था, अवाम भूखी मर रही थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा हुई। तो लिहाजा यही वो टाइम था कि अवाम की हमायत हासिल करने वाले मुख्तलिफ तबके उठे, जिन्होंने बादशाह के खिलाफ बगावत की, और बरतानिया में सिविल वॉर का आगाज हुआ, जिसे द वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। ये असल में 12वीं सदी से बरतानिया में जो खानदान हुकूमत में था उसे हाउस ऑफ प्लांटेंजेंट कहते हैं। तो ये हाउस जो 2 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा जो इस हाउस का जो है, इस फैमिली का एक हिस्सा जिसे हाउस ऑफ लैंकास्टर कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा उसे हाउस ऑफ यॉर्क कहा जाता है। तो ये आप कह लें कि 2 मुख्तलिफ फैमिलीज हैं। एक ही फैमिली की जो रॉयल फैमिली 2 हिस्सों में तकसीम थी, हाउस ऑफ लैंकास्टर और दूसरी हाउस ऑफ यॉर्क। तो ये दोनों आपस में लड़े। अब इसे द वॉर ऑफ रोजेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाउस ऑफ लैंकास्टर जो है ये रेड रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बरक्स हाउस ऑफ यॉर्क ये व्हाइट रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था। मीन हम कह सकते हैं कि ये इनका इम्तियाजी निशान था, रोजेस, व्हाइट एंड रेड रोजेस। तो 32 साल तक ये दोनों खानदान आपस में लड़ते रहे हैं। 1455 में इस वॉर का आगाज हुआ है और 1487 में ये वॉर एख्तिताम पजीर हुई है। और यूं तकरीबन बरतानिया की तारीख की 150 साला जंग, इससे पहले 100 ईयर वॉर और फिर 32 साल की ये जंग, तो 150 साला जंग एख्तिताम पजीर हुई है। और इसके नतीजे में हाउस ऑफ लैंकास्टर उसने इस बैटल को विन किया है, और यूं हेनरी थियोडोर उसके रूल का आगाज हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि थियोडोर डायनेस्टी वो वजूद में आई। तो थियोडोर डायनेस्टी का जो बानी हेनरी थियोडोर 1485 में तख्त पर बैठा,
और ये क्योंकि इससे पहले भी हेनरी नाम के कई बादशाह गुजर चुके हैं, इसलिए इसे हेनरी थियोडोर 7 कहा जाता था। फिर इसके बाद हेनरी 8 आया। हेनरी 8 जो है उसने अपने, काफी ताकतवर बादशाह था, उसने ज्यादा से ज्यादा पावर सेंट्रलाइज की, अपनी शख्सियत में मरकूज की, और पार्लियामेंट से अक्सर कई मामलात में वो बिल्कुल इजाज़त नहीं लेता था, चाहे वो टैक्स इम्पोज करे या कोई और मामलात। तो ये था हेनरी थियोडोर 8 ने जो है अपने पावर को जो है सेंट्रलाइज किया। फिर इसी फैमिली में एलिजाबेथ 1 आई। एलिजाबेथ 1 ये कौन है? ये इसका रूल बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा रूल है। 1858 में इसके रूल का आगाज हुआ और 1603 में एहतमाम हुआ, और इसी दौर में बरतानिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की, बहुत ज़्यादा जो है वो इमर्ज हुआ बरतानिया इंटरनेशनल एरिना में। और यही वो दौर था, शायद आपको याद हो कि एलिजाबेथ के ही दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी वो बरसगीर में उसने अपनी ट्रेड का आगाज किया। तो यूं एलिजाबेथ का दौर गुजरा, लेकिन एलिजाबेथ के दौर से ही थियोडोर डायनेस्टी का एहतमाम हुआ। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए नेक्स्ट जो है फैमिली वो रूल में आई। तो यूं स्टुअर्ट डायनेस्टी कायम हुई। तो एलिजाबेथ के बाद स्टुअर्ट, जेम्स स्टुअर्ट 1 जो कि असल में स्कॉटलैंड का बादशाह था, वो बरतानिया का बादशाह बना, और उसका रूल 1603 से लेकर 1625 तक है। और 1625 में जेम्स स्टुअर्ट का बेटा चार्ल्स 1 वो इक़्तिदार में आया। अब चार्ल्स 1 जो है वो बरतानवी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो वायलेंट बादशाह था कि जिसने पार्लियामेंट से भी उसकी पावर स्नैच कर ली, और फर्दर ये कि उसने कोशिश की कि अवाम पर अपनी मर्जी से टैक्स इंपोज करे। और यूं एक उस दौर का आगाज हुआ जिसकी वजह से बरतानिया तकरीबन 50 साल तक बरतानिया में अनार्किक कंडीशन रही। ये लोग आपस में लड़ते रहे और इंतहाई कशीदा हालात थे इस दौर में। तो इस दौर में अगर हम देखते हैं 1640 में स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के साथ जंग करना चाहता था, तो उस सिलसिले में उसने पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर अवाम पर टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया। तो पार्लियामेंट ने इस टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से मुल्क में एक सिविल वॉर का आगाज हुआ। और यूं ये सिविल वॉर जो है चार्ल्स वर्सेस पार्लियामेंट, इसका आगाज हुआ। चार्ल्स की जो आर्मी है वो कैवलरीज कहलाती थी, और जो पार्लियामेंट की जो आर्मी है उसका नाम था न्यू मॉडल आर्मी, जो है पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। यूं अवाम भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक वो जो कि अपने बादशाह के साथ थी और दूसरी वो जो कि पार्लियामेंट के साथ थी। चार्ल्स अव्वल जो है वो कैवलरीज को लीड कर रहा था, और न्यू मॉडल आर्मी को ओलिवर क्रॉमवेल ये लीड कर रहा था। ओलिवर क्रॉमवेल ये जर्नैल था और ये लीड कर रहा था पार्लियामेंट को, न्यू मॉडल आर्मी को। तो यूं ये जंग जारी रही, सिविल वॉर जारी रही, हत्ता कि 1646 में पार्लियामेंट ने ये जंग जीत ली, और 1649 में चार्ल्स पर बकायदा मुकदमा चलाया गया, और उसे गिल्टी जानकर, उसे गद्दार जानकर, उसे सजा के तौर पर उसका सर तन से जुदा कर दिया गया, उसे हैंग कर दिया गया। यूं बरतानवी तारीख में पहली दफा बादशाही निजाम का खात्मा कर दिया गया, बुनियादी तौर पर, मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया, और बरतानिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। बरतानवी जो है रिपब्लिक को कॉमनवेल्थ कहते हैं, यूं बरतानवी कॉमनवेल्थ वजूद में आई। तो रिपब्लिक में नो डायनेस्टिक रूलर, यानी कि कोई भी यहां पर डायनेस्टिक रूलर नहीं था। लेकिन
क्योंकि सिविल वॉर ये काफी चार्ल्स के तकरीबन तमाम दौर में ये कशीदगी रही है, उसकी वजह से अब ये जो रेवोल्यूशन आया, अगर से हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ इसका कंपेयर करें तो वही तकरीबन सेम कंडीशन थी जो कि फ्रांस में हुई, वही यहाँ पे हुई कि अवाम को जो उम्मीदें थी इनकलाब से वो पूरी ना हो सकी। लेकिन क्या सिलसिला बना आगे, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि यही वो दौर था जिसमें थॉमस हॉब्स ने अपनी शोहरा आफाक किताब लिव्याथन लिखी। ये 1651 में उसने लिखी और उसमें ये इतनी अनार्किक कंडीशन, सिविल वॉर, पीछे 100 ईयर वॉर, फिर दी रोजेस वॉर, तो ये जो वॉर्स देख देख कर वो इतना उस पर असरात हुए कि उसने अपनी दी लिव्याथन में एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि बादशाह वो होना चाहिए जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, उससे चैलेंज करने वाला मुआशरे में कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए ताकि सिविल वॉर ना लगे, सिविल वॉर से मैक्सिमम बचा जा सके। तो ये थॉमस हॉब्स था जिसके आप कह सकते हैं कि आइडियाज आप इस तनाजुर में देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब ये इनकलाब आया, लेकिन इनकलाब बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। पार्लियामेंट का रूल एस्टेब्लिश हुआ 1649 में, लेकिन अवाम इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकी क्योंकि हालात इतने कशीदा थे, मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि पार्लियामेंट उस पर काबू नहीं पा सकी। यूं 1653 में ओलिवर क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट का रूल खत्म कर कर अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली। जी हां, बरतानवी तारीख की पहली डिक्टेटरशिप ओलिवर क्रॉमवेल ने एस्टेब्लिश की और ये आप कह लें कि बरतानवी तारीख का सबसे बदतरीन दौर था। और इस डिक्टेटरशिप में उसने जितने भी अपने मिलिट्री जर्नल्स उनको अहम ओहदों पर फाइज कर दिया। पूरे बरतानिया को उसने 11 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो रूलर था वो उसके लगाया हुआ मिलिट्री जर्नल था। तो वो बरतानवी लोग जो हैं उनके हालात और ज्यादा कशीदा होते गए, हत्ता के 5 साल बाद यानी 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल वफात पा गया, इस दुनिया को छोड़ गया और उसके बाद 2 साल तक उसका बेटा उसने रूल किया। तो यूं 1660 में दोबारा लोगों ने जो मोनार्कियल सिस्टम बहाल किया, पार्लियामेंट ने दोबारा बादशाही निज़ाम को सपोर्ट किया। अवाम की नज़रों में भी बादशाही निज़ाम डिक्टेटरशिप या पार्लियामेंट की हुकूमत से ज़्यादा बेहतर था। सो दैट्स वाई 1960 में उन्होंने चार्ल्स का जो बेटा है, जो कि सिविल वॉर के दौरान जब चार्ल्स को सजाए मौत दे दी गई, उससे पहले ही वो फरार हो गया था फ्रांस में, तो फ्रांस से उसे बुलाकर चार्ल्स II को तख्ता सौंपा गया। यूं तख्त पर फिर बादशाह बरजमान हुआ और 1660 से लेकर 1685 तक वो उसका रूल एस्टेब्लिश रहा है। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है हालात कशीदा रहे हैं इस दौर में भी, लेकिन फिर भी अवाम की नज़र में समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि बार बार की सिविल वॉर से बेहतर है कि बादशाह उस पर रूल करे, अगरचे वो उसके बुनियादी राइट्स उनको नहीं दे रहा। लेकिन चार्ल्स II जो है 1660 से लेकर 1685 तक उसका रूल रहा। उसके मरने के बाद एक नया जो है मसला पैदा हुआ। चार्ल्स I का जो है कोई बेटा नहीं था, लिहाजा उसके भाई को उसकी जगह हुक्मरान मुकर्रर किया। जेम्स II को, जो कि चार्ल्स II का बेटा भाई था, उसे बादशाह बनाया गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा किस क्राइसिस ने जन्म लिया? वो असल में क्राइसिस ये था कि बरतानवी जो हुकूमत और बरतानिया की ज्यादातर अवाम प्रोटेस्टेंट थी। जब ये मामला सारा चल रहा था उस वक्त 3 फिरकों में तकसीम थी। एक तो
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये जितने भी सारे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट थी, ये सारी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस पे मुश्तमिल थी। और फिर जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड थी, कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो बरतानवी प्रोटेस्टेंट थे और ये कैथोलिक के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, इसलिए फ्रांस के साथ भी जंगे लड़ते रहे और इवन अपने अंदर भी एक कैथोलिक को जो है ये मारते रहे हैं। तो ये सिलसिला हुआ कि अब उनके तख्त पर, जो कि प्रोटेस्टेंट हैं, उनके तख्त पर एक कैथोलिक बादशाह आकर बैठ गया है और प्रोटेस्टेंट को ये बिल्कुल नागवार गुजर रहा था। लेकिन इन्होंने क्यों जेम्स टू को तख्त पर बैठाया, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जेम्स टू की तबीयत अक्सर नासाज रहती थी और लोगों का ये ख्याल था कि ये जल्द हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। पार्लियामेंट के मेंबर्स का भी यही ख्याल था कि जल्द इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसकी क्योंकि इसका कोई बेटा कोई नहीं है, इसकी दो बेटियां हैं, एन और मैरी, तो दोनों ही प्रोटेस्टेंट थी। तो यूं लोगों का ख्याल ये था कि इसके मरने के बाद इनकी किसी भी बेटी को जो कि प्रोटेस्टेंट है उसे क्वीन बनाया जा सकता है। लेकिन मसला जो है और ज्यादा बना, और ये मसला यहां पे नहीं खत्म हुआ। असल में बादशाह जो जेम्स टू है, इसके यहाँ 1688 में एक बेटा पैदा हुआ। इसकी कई बीवियां थीं, उनमें से एक बीवी के यहाँ जिसका नाम बेट्राइस था, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। और ये बेटा पैदा होने से एक बहुत बड़ा अलमिया जो है उसने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि बरतानिया में एक लॉ था जिसे प्राइमोगेंचर लॉ कहा जाता था। अब प्राइमोगेंचर लॉ के मुताबिक बादशाह के यहाँ अगर कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो सबसे बड़ी बेटी को क्वीन बना दिया जाएगा। लेकिन अगर बादशाह के यहाँ बेटा मौजूद है, चाहे वो उम्र से सबसे ज्यादा कम है, तो उसे लड़कियों पे तरजीह दी जाएगी, तो उसे बादशाह बना दिया जाएगा। जेम्स टू जो कि कैथोलिक था और अपनी कैथोलिज्म का खूब इजहार भी करता था और चाह रहा था कि बरतानिया को भी कैथोलिक स्टेट बना दिया जाए। यूं उसने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा वो मेरा जानशीन होगा, और वो भी जाहिर बात वो भी कैथोलिक है। तो यूं एक नए अलमिये ने जन्म लिया। तो ऐसे में पार्लियामेंट ने मिलकर जेम्स की सबसे बड़ी बेटी मैरी को उससे दावत दी, जो कि उसकी शादी विलियम ऑफ ऑरेंज, नीदरलैंड का जो बादशाह था, उसके साथ शादी हुई थी। तो उससे उन्होंने पार्लियामेंट ने इनवाइट किया कि आप यहाँ पर अटैक कर कर जेम्स टू की हुकूमत को ख़त्म कर कर खुद यहाँ की मलका बन जाए। तो यूं बरतानिया में एक नई सिविल वॉर का आगाज होने जा रहा था। तो अवाम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले सिविल वॉर्स देख चुकी थी, 100 ईयर्स ऑफ वॉर देख चुकी थी, वॉर ऑफ रोजेस देख चुकी थी, और फिर उसके बाद चार्ल्स टू के दौर में जो सिविल वॉर हुई है वो देख चुकी थी। तो चार्ल्स वन के दौर में जो सिविल वॉर हो चुकी थी वो देख चुकी थी। तो यूं ये एक अलमिया था कि ये नई वॉर जो है ये आए। तो यही वजह है कि अवाम डर रही थी, लेकिन पार्लियामेंट ने इनवाइट किया। विलियम ऑफ ऑरेंज अपनी भरपूर आर्मी के साथ आया। विलियम ऑफ ऑरेंज की फौज देखकर जेम्स टू भाग गया, फ्रांस भाग गया, और यूं बगैर जंग लड़े बरतानिया के तख्त पर जो विलियम ऑफ ऑरेंज आ गया, उसकी मलका मैरी जो है वो बैठ गई। यूं मैरी को क्वीन बना दिया गया और विलियम ऑफ ऑरेंज वो किंग बन गया। और यूं जो बिल्कुल पावर ट्रांजिशन बड़ी पुरसकून अंदाज में हुई, पीसफुली हुई। और इस ट्रांजिशन में विलियम ऑफ ऑरेंज से एक मुआहदा साइन करवाया गया, जिसके तहत वो सिंबॉलिक बादशाह होगा और ज्यादातर पावर्स जो हैं पार्लियामेंट को शिफ्ट कर दी गई। यूं ये पहली दफा हुआ कि पार्लियामेंट को पावर जो है वो ट्रांजिशन कर दी गई। और यूं इससे 1688 में ये रेवोल्यूशन आया है। 1689 में
इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। और पार्लियामेंट के पास जो इस दफ़ा पावर आई, ये पावर एंड तक पार्लियामेंट के पास रही। और इस पावर के तहत जो है जो लिमिटेड मोनार्की जो है बरतानिया में इस्टेब्लिश हुई। यूं ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से लिमिटेड मोनार्की जो है वो वजूद में आई। यही इसी दौर में जॉन लॉक था। तो जॉन लॉक ने ये पीसफुल रेवोल्यूशन और बाद में इसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर, इसके बेस पर लिमिटेड मोनार्की या फिर जो आज का हम जिसे जमहूरी निज़ाम कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये अपना नज़रिया पेश किया। इसने अपनी किताब टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट ये इस दौर में लिखी और इसमें उसने वाज़िया तौर पर ये कहा कि जो बादशाह के पास कम पावर्स और पार्लियामेंट के पास पावर्स ज़्यादा होनी चाहिए। असल में उसका ये कहना था कि ये दुनिया जो है, दुनिया में जो लोग मौजूद हैं, जबकि ये दुनिया वजूद में आई है तो ज़्यादातर लोग रैशनल हैं, तो मेजॉरिटी रूल हमेशा जो है वो राइटफुल होता है। अगर बादशाह के पास पावर हो जो कि अकेला है तो उसमें प्रॉब्लम पड़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रूल हमेशा बेहतर होता है। यही वजह है कि जॉन लॉक को फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो यूं बरतानवी तारीख जो है उसने ग्लोरियस रेवोल्यूशन से एक नए मरहले में दाखिल हुई। और ये नया मरहला क्या है ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलामु अलैकुम।